हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारे क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा है परमाणु एवं अणु वाला। इसके मैं लेकर आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जहाँ मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में है ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ और जो पढ़ा चुकी हूँ सबके नोट्स कैसे मिलेंगे। सबके नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ बच्चे मैंने नोटिस किया है कि भाई इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और वो इंग्लिश के लिए कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ आप जो भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाइए। तो बेटा हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल अलग है। अगर आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं पूरी, तो आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल से पढ़ सकते हैं। चलिए परमाणु एवं अणु चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बेटा बात कुछ ऐसी है कि टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं आज के सेशन में, और ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो हैं आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है या ब्लैंक पेज लेना है आपको, जिसमें 1 बाय 1 आपको नंबरिंग करनी होगी क्वेश्चंस की। एंड उसके सामने आपको लग रहा है कि भाई आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, जो भी होगा ये सब आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात क्या होता है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की, है ना, तो ग्लूकोज आपको पता ही है हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें बॉडी में क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है ना। हमारे शरीर में इससे क्या मिलती है, एनर्जी, यानी कि मिलती है ऊर्जा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात होगा। इनका जो है सिंपल रेशो सिंपली हमें यहाँ फाइंड करके बताना है। कैसे बताओगे बेटा? कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो कार्बन के कितने एटम हैं, इसमें 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। अगर इन सबको मैं ध्यान से देखूं तो 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। अगर मैंने सरल अनुपात में डिवाइड करूँ ना बेटा, तो ये डिवाइड होने के बाद, सरल अनुपात में डिवाइड होने के बाद 1:2:1 में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। किस में? सरल अनुपात में, यानी कि बेटा सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, 1:1 में ये कन्वर्ट होगा, मतलब सरल अनुपात में बटेगा। कैसे और क्यों बटेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफ़ी सिंपल था। वैसे तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे क्वेश्चन। अब क्लास 9th में बेटा बहुत हाई लेवल की चीज़ें आपको नहीं आएंगी, लेकिन इतनी तो आएंगी कि वो कई बार डायरेक्ट भी पूछी जाएंगी तो हम उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः है। देखो भाई, आपको पहली बात तो इस चैप्टर में कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ परमाणु ऐसे हैं, है ना, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, परमाणु क्यों लिखेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ना बेटा
जिनका आपको क्या पता होना चाहिए? सो जिनका आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक मास, क्या पता होना चाहिए भैया? एटॉमिक मास पता होना चाहिए, यानी कि बेटा उसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका केमिकल फॉर्मूला कैपिटल C कैपिटल O होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी लिख देते हैं बेटा ये कोबाल्ट है, दोनों में डिफरेंस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलकर बना होता है? कार्बन का एक एटम और भैया ऑक्सीजन के एक एटम से ये मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान क्रमशः क्या होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप बता दोगे। पहली बात तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? सो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। दोनों की एक एक एटम ही है ना? और हम अगर इसे निकालें तो ये क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर का। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, आगे पीछे ही बस किया, और ये तो संभव ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आप सबका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का ही आया है? यदि आया है तो जिन क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, उसके आगे आप लोग बिल्कुल 1 नंबर ले लेना, और अगर गलत होंगे वहीं पे कट कर देना, कोई चीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि लास्ट में मुझे आप सबके मार्क्स बताने हैं, आप सबको ही, कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का यहाँ पर है। आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बेटा? थर्ड की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित आणविक द्रव्यमानों में से NH3 का आणविक द्रव्यमान है। अब यहाँ पर हमसे आणविक द्रव्यमानों की बात चल रही है बेटा। आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, है ना? इसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। याद करिए चैप्टर में तो मैंने कितना ज्यादा आपको सिखाया है, इसमें चैप्टर के बीच के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवाए, आपके पाठ्यगत, आपके NCERT सब जगह ये क्वेश्चंस तो आए ही थे। और बहुत सिंपल है इसे फाइंड करना। क्या पता होना चाहिए बस आपको? इसका मतलब जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो इसे तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। समझे? जैसे सुनो, अब बात आती है कि निम्नलिखित आणविक द्रव्यमानों में से NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है। NH3 की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। और ये किससे मिलकर बना है भैया? हमने देखा कि ये मिलकर बना है नाइट्रोजन। किससे मिलकर बना है चंगू मंगू? तो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है। किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि बेटा ये जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का तो इसमें कितना एटम है बेटा? एक ही है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं। तो अब हमने नोटिस किया कि अब हमें काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है भाई? कि नाइट्रोजन का हमें क्या पता होना चाहिए? सो इसका हमें पता होना चाहिए एटॉमिक। चलिए भाई, तो अब फटाफट से हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है नाइट्रोजन की। सो इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 14 होता है। और इसके एटम्स कितने हैं? सो वो 1 है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 3 होता है। और इसके एटम्स कितने हैं यहाँ पर? सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और इसका जो टोटल एटम है वो 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने देखा ये 14 हो गया, ये 3 1 जा 3, यानी क्या निकल कर आएगा बेटा? 17U निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 17U निकल कर आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा कि निम्नलिखित आणविक द्रव्यमानों में से NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? सो वो 17U होगा। ठीक है, अगला रहा ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई निम्नलिखित आणविक द्रव्यमानों में से H2O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब हमें H2O2 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर बताना है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। चलो मैम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? H2O2,
यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो एक तो है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन, एक हमारे पास क्या है बेटा हाइड्रोजन, और एक हमारे पास क्या है बेटा, सो वो है ऑक्सीजन। क्लियर। अब हमने क्या देखा, सो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसके एटम कितने हैं, 2 हैं। वहीं पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, सो वो 16 होता है, और इसके कितने एटम हैं, 2 एटम है। सो ये 2 1 2 और 16 2 कितना होता है, 32, एंड 32 और 2 कितना होता है बेटा, सो ये टोटल हो जाएगा 34U। इसके पहले वाले में अगर U नहीं लगा हो तो भाई लगा लेना, उसकी यूनिट होती है ये एटॉमिक मास की, मतलब आणविक द्रव्यमान की। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 34U इज द राइट आंसर। कैसे निकला, सो वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से निकाल के बता दिया है। नाउ अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। भाई अणु किसके संयोजन से बनते हैं। क्या बोला है मैंने कि भैया ये जो अणु होते हैं ये किसके संयोजन से बनते हैं, किस चीज का संयोजन करें कि वो अणु बना देगा, प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का, नाभिकों का, या फिर परमाणुओं का। तो आपको क्या लगता है, प्रोटॉन्स इसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या नाभिक आ जाएगा। तो नाभिक तो पॉसिबल ही नहीं है कि न्यूक्लियस से क्या बन जाए बेटा, अणु बन जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पॉसिबल नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं H2O, तो बेटा ये एक क्या है, पानी का मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका क्या है, अणु है। पानी का क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हमने देखा हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, इसमें 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना एटम है बेटा इसमें, सो वो है 1। तो हमने क्या जाना, हमें क्या पता चला, सो हमें ये पता चला कि H2O की अगर बात आती है, सो ये हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O का एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक अणु का निर्माण करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से भाई रासायनिक सूत्र Na2SO4 में कितने सोडियम परमाणु होते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है Na2SO4। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, जहां हमसे बोल रहे हैं कि रासायनिक सूत्र हमें यहाँ दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया है Na2SO4। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि सोडियम परमाणु होते हैं। पहली बात तो ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, है ना, ये कंपाउंड, ये यौगिक किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो हमें पता चला भैया ये तो सोडियम से मिलकर बना है ना, ये सोडियम से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है बेटा, सल्फर से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है बेटा, सो ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हमने क्या जाना, अब हमने क्या पाया कि भैया सोडियम के तो इसमें 2 एटम है, सल्फर के इसमें 1 एटम है, और ऑक्सीजन के इसमें कितने एटम है बेटा, 4 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 4। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो केमिकल फॉर्मूला दिया था Na2SO4 का, इसमें सिंपली पूछा था कि सोडियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, तो हमने बता दिया भैया सोडियम के यहाँ पर 2 ही एटम होंगे। ओके, कैसे निकाला है, तो ये आपके सामने मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये नीचे जो 2 लिखा है, ये एक इंडिकेशन है, संकेत है कि भैया इसके कितने एटम होंगे, 2। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे सामने अब रासायनिक सूत्र क्या लिखा है, H2SO4। अब हमें बोल रहे हैं कि कितने इसमें ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एटम है ना। कहानी क्या है कि रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला H2SO4 में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं बेटा, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो H2SO4 3 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है। एक तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है बेटा, सल्फर से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है बेटा, सो ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हमसे सिंपली क्या बोल रहे हैं कि इनमें से ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, है ना, इनमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो हमने देखा भैया हाइड्रोजन के तो बेटा 2 हैं, सल्फर का कितना है, चांगू मांगू 1 है,
और ऑक्सीजन के कितने हैं भैया, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि जल का जो एक अणु होता है उसमें परमाणु कितने, अभी मैंने आपको बताया था ना पानी का एग्जांपल देकर। ये पूरा चैप्टर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर है, परमाणु और अणु पर। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पता है इस वाली कहानी को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मैंने एक बार और पढ़ाया है आपके केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वहां पर भी हमने इसे पढ़कर रखा हुआ है। ठीक है, सो जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है भैया, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5। तो पहली बात तो हमारे पास H2O पानी का एक यहाँ पर क्या है बेटा, पानी का एक हमारे पास है बेटा अणु। अब एक बात बताओ, खुद से बुद्धि लगाओ, ऑब्वियसली हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा कितने हो जाएंगे, 2 एटम, और ऑक्सीजन के बेटा कितने हो जाएंगे, 1 एटम, और ये टोटल कितना हो जाएगा भैया, 3। तो जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा, 3 होती है। सो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही होगा। निकाल पा रहे हो ना, समझ में आ रहे हैं ना कि कैसे कैसे हो रहा है, मन से तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये आसानी से कर सकोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है, द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता है, 2 चीजें हैं आपके सामने, और थर्ड ऑप्शन भी है कि का और खा दोनों है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं। क्या बोला है मैंने कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें बोलता है कि द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है और द्रव्यमान का विनाश नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी वाला होगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है। सो ये भौतिक संयोजन के, रासायनिक संयोजन के, का और का दोनों, या फिर जैविक संयोजन। तो याद करिए ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। हमने सिंपली क्या पढ़ा था बेटा, सो हमने रासायनिक संयोजन के नियम को पढ़ा था। किसे पढ़ा था, तो हमने रासायनिक संयोजन के नियम को पढ़ा था। सो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर ये आधारित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। आपको याद है हमने ये पढ़ा था, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उन्होंने तत्वों को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करे। वो हमने संकेत चिन्ह देखे थे, है ना, हमने इनके मतलब सिंबल्स देखे थे, और हमने देखा था जगह के अकॉर्डिंग इनके नाम पढ़े थे, है ना, और हमने देखा था कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मतलब ये चीज़ें कैसे हुई थी। पर बात ये आ रही है कि ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। भैया वो साइंटिस्ट है बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा हमें बताया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक ऐसा ग्रुप बेटा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक ऐसा ग्रुप या समूह जो रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या हम उसे परमाणु बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, अणु बोलते हैं, या फिर हम उसे एलिमेंट बोलते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि क्या होता है, अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, अब भी हमने पढ़ा था 16, 23, 24 या 14, तो भाई अब भी हमने जाना था कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा। और भी कई सारे बेटा एलिमेंट होते हैं जिन सब की अगर हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, वो सब कैसा होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात आती है किसकी भैया, ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 16 होता है। अगर बात आती है हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 1 होता है। सल्फर की बात आती है तो बेटा सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई होती है? सो अभी हमने लिखा था परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास की जो अगर हम यूनिट की बात करते हैं सो बेटा वो क्या होता है, स्मॉल यू होता है। क्या होती है इसकी इकाई? सो वो होती है बेटा स्मॉल यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिकल नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री रॉन्ग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट ये भी रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा? खा होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 इनमें से कौन सा चतुष्परमाणुक अणु है? हमने याद करिए द्विपरमाणुक अणु पढ़ा था, चतुष्परमाणुक अणु पढ़ा था, हाँ या ना? वो सीक्वेंस हमने चार्ट में याद किया था। तो आप खुद देखो ना, यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया इसके एटम कितने हैं? 2 हैं, है ना? 2 परमाणु वाला अणु दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। सिंपली हम ये बोलेंगे यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 एटम है, और हमने क्या देखा कि इसमें कितने एटम है? 4 है। तो 4 परमाणु वाला अणु हमें कौन सा मिल गया? ऑप्शन नंबर घ, SO3, क्योंकि यहाँ पर SO3 में हमें अलग क्या मिला है? सो SO3 में हमें मिला है क्या? सल्फर। और हमें क्या मिला है यहाँ पर? सो और हमें यहाँ पर मिला है बेटा ऑक्सीजन। क्या मिला है? सल्फर। और क्या मिला है बेटा? ऑक्सीजन। सल्फर के कितने एटम हैं? सो ये है 1। ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? सो ये है 3। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए भाई, तो स्क्रीनशॉट होता है यहाँ पर डन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? किसी भी पदार्थ के अगर हम अणु की बात करते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, सो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, उसे हम क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है अणुकता, सेकेंड है आपके पास परमाणुकता, थर्ड है आपके पास संयोजकता, एंड फोर्थ है आपके पास सक्रियता। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? सो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणुकता। किसी भी पदार्थ के अणु में, किसी भी पदार्थ के अणु में विद्यमान जो परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स भाई 2 या 2 से ज्यादा मिलकर ही तो आपस में एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना? तो वो जो परमाणुओं की संख्या है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, 5, जितने भी हो, उसको हम परमाणुकता कहते हैं। देखो, अणुकता नहीं हो सकती है, और संयोजकता, वैलेंसी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। आप सबको पता ही है कि सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी तत्व होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? वैलेंसी, संयोजकता होती है, और वो फिक्स्ड होती है, यानी कि वो ऐसी होती है जिसे हमें निकालना, पहली बात तो हमें निकालना आना चाहिए वैलेंसी, बट यह सबकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, और सबकी वैलेंसी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सबकी एक ही रहेगी, नहीं, सबकी वैलेंसी उनके एटॉमिक नंबर या उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर भी नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या, कई सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी के आधार पर हमें वैलेंसी निकालना होता है। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र है। तो 4 तरीके के ऑप्शन हैं आपके सामने सोडियम सल्फेट को लेकर, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है भैया कि जो सोडियम सल्फेट है ना, जो सोडियम सल्फेट है, ये किससे मिलकर बना है? सो ऑब्वियसली सोडियम और सल्फेट से मिलकर बना है, जिनकी वैलेंसी है, इनके आवेश को अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा या फिर क्या होगा चंगू मंगू? सो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, हमने इसको जाना है ना? और ये तो बहुपरमाणुक आयन में आता है, और इसको मैं कैसे लिखूं? ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे, और जब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Na2
SO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः है। भैया इनके सिंबल्स बता दो जल्दी से, ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा है। सो लोहा और चांदी की बात चल रही है, ठीक है भैया, हमसे बोल रहे हैं आयरन, लोहे को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और चांदी को क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। कॉपर मत लिख देना, तांबा हो जाएगा नहीं तो वो। अब इनके संकेत चिन्ह क्या होंगे, आयरन के मैं आपको बता दूं Fe होता है, जिसके आधार पर हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो उड़ा दिया मैम ने, ठीक है। मैम ने आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन था और जो फोर्थ ऑप्शन था उसे उड़ा दिया, यानी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ही आंसर हो सकता है। आगे आते हैं, भैया चांदी बोला था, और अगर चांदी बोला था तो फिर ऑब्वियसली आप आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर का। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। अब यहाँ से मैं एक छोटू सा होमवर्क दे रही हूँ आपको, आपकी हेल्प करवा रही हूँ, है ना। एक छोटू सा होमवर्क ये है बेटा आप सभी का कि आप सभी को क्या करना होगा बेटा, तो आप सभी को जितने भी एलिमेंट्स आपके क्लास 9 के बुक में दिए है ना, जितने भी तत्व आपको आपके क्लास 9 की बुक में दिए ना बेटा, वो सब आपको क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे। क्या कहा है मैंने आप सभी से कि इन सबको आपको क्या करना होगा, याद। लेकिन मैम हमें इसे याद क्यों करना है, क्योंकि बेटा अगर आप इसे लर्न नहीं करोगे ना तो आपको जब नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन सीखनी होगी, और वो कब आएंगे आपको, जब आपको संकेत चिन्ह पता होंगे, इनके सिंबल्स पता होंगे, तब तो जाकर आप कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड बना पाओगे, वरना आपको संकेत चिन्ह नहीं पता होगा तो आप उसे लिखोगे कैसे, समझ रहे हो। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अब हम आ चुके हैं। उम्मीद तो यही है कि पूरे क्वेश्चंस बन गए होंगे, 20 वाला भी बन जाएगा। सो परमाणु द्रव्यमान इकाई है भैया, ये जो परमाणु द्रव्यमान है यानी कि जो एटॉमिक मास है बेटा, है ना, किसकी बात चल रही है, बात चल रही है एटॉमिक मास की, कि ये इकाई है, यूनिट है, किसकी, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वें भाग की, या ऑक्सीजन 16 परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग, या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा, यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो सुनो, परमाणु है अनडिवाइडेड, ऐसा हमें किसी ना किसी तो बताया होगा। सबसे पहले थोड़ा सा अगर इसके बारे में बेटा मैं बात करूं, अरे भाई सुन रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना बेटा कि ये जो परमाणु होता है ना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कैसा होता है। तो ये किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ की बेटा ये सबसे छोटी इकाई होती है। क्या कहा है बेटा मैंने आप सभी से कि ये सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। क्लियर ये चीज। इसी के साथ मैंने आपसे और क्या बोला है कि जो एटम होता है ये कैसा होता है, अनडिवाइडेड होता है, अविभाजित होता है। ये इतना छोटा होता है जिसे हम हमारी नग्न आंखों से अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, सो इसे देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप, यानी कि क्या चाहिए होता है बेटा, सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है। समझे कि नहीं समझे, ओके। सो अब ऐसे कोई ना कोई साइंटिस्ट तो आए होंगे, जैसे कलाद नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, पर जो जानकारी एक्चुअली में अब हम पूरी तरह से पढ़ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमें देने वाले व्यक्ति कौन थे, सो फिर आंसर क्या होगा, सो वो होगा भैया जॉन डाल्टन। यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम। एटम को लेकर इन्होंने अपने कई सारे कॉन्सेप्ट भी दिए थे और साथ ही साथ इन्होंने ही हमें बताया था कि जो एटम्स होते हैं ना भैया वो अनडिवाइडेड होते हैं, यानी अविभाजित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने ये एक स्टाइलस है ना। मैं मेरा एग्जांपल नहीं दे सकती क्योंकि मैं लिविंग थिंग्स में आती हूँ, सजीवों में काउंट होती हूँ। आप भी सजीवों में काउंट होते हो, लेकिन ये सजीवों में काउंट नहीं होता है। ये किस में काउंट है? नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी कि निर्जीव में। सो बात कुछ ऐसी है कि भाई किससे मिलकर बना है? ये बहुत सारे एटम से। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्या होगी बेटा? एटम ही होगी। इसके इतने टुकड़े करेंगे कि अंत में, सबसे अंत में क्या बचेगा? एटम ही बचेगा। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा उसे भी डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं कि ये स्टाइलस की स्मॉलेस्ट यूनिट ये है जिसे हम अभी देख पा रहे हैं, पर एक्चुअली में हम इसे देख नहीं सकते हैं, पर आपको मुझे समझाना है ना, आपको मुझे समझाना है, ठीक है, मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। अब एक बात बताओ, लास्ट में यही बचा है, क्या मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ? अगर मैं डिवाइड कर देती तो ये स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? इसका मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये अविभाज्य है, ठीक है ना। सो बस ये कहानी बताने वाले साइंटिस्ट ही कौन थे? जॉन डाल्टन थे। अब आते हैं मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? चलो जानते हैं। चलो भैया जानते हैं कि जो मीथेन होता है ना बेटा, तो देखो भाई, अब बात आती है कि मैम पहली बात तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो बेटा वो CH4 होता है। अब बात आती है कि मैम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो कि जो कार्बन होता है, पहली बात तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। आप सबको मैंने सिखाया है ना कैसे निकालते हैं इसे। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? सो भैया वो होता है 12, और इसके कितने एटम है? सो वो है 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? सो वो होता है 1, और इसके कितने एटम है बेटा? 4। तो ये होगा 12 1 जा 12, 4 1 जा 4। और फिर हमने क्या देखा कि 12 और 4, अच्छा मैं तो रेशो निकालना है ना। सो भैया ये हमने ऐसा किया और फिर हमने ये ऐसा कर दिया, ठीक है। हमने देखा 12 1 जा 12, 4 1 जा 4। क्या हम इसे कटपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का होगा। अब हमें क्या यहाँ पर एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकालने के लिए नहीं बोला था, है ना। सो मॉलिक्यूलर मास निकालने को अगर नहीं बोला था तो सिंपली हमें रेशो निकालना था। तो मैंने दोनों के बीच में रेशो आपको निकाल के बता दिया कि कैसे निकालते हैं, जिसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए था? तो एटॉमिक मास तो पता होना चाहिए था, यानी कि परमाणु द्रव्यमान तो पता होना चाहिए था। सो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या बोल रहे हैं बेटा ये हमसे कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? याद करना पड़ेगा आपको और चीजों को समझना पड़ेगा कि इन सब में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है या कौन सा तत्व है जो एक परमाणु वाले अणु के रूप में रहता है। क्या वो हाइड्रोजन है, या फिर वो क्लोरीन है, या फिर वो सल्फर है, या फिर वो ऑर्गन गैस है? सो मैं आपको बता दूं, यस ये एक ऑर्गन गैस ही है। ऑर्गन गैस के बारे में बात करें तो ये एक परमाणु वाले अणु के रूप में काम करता है, या एक परमाणु वाले अणु के रूप में ये होता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये तो। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर घ से घड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 24। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, ये कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो स्थिर अनुपात का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर क्या लगता है ऑप्शन नंबर 3, या फिर क्या लगता है ऑप्शन नंबर 4? तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट ही किया था तो मैंने वहां पर आपको स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बताया था, और वहीं मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया था, हाँ या ना। हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में जाना था, जहां पर हमने उनके द्रव्यमान को लेकर बात की थी कि द्रव्यमान अभिकारक में जिन जिन पदार्थों की अगर बात होती है जो आपस में मिलकर रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद जो हमें प्रोवाइड कराते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, दोनों के मास में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का मास समान होना चाहिए। सो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, ऐसा हमें पता चला था किसके तहत? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत। किसके तहत बेटा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत। किसी ने हमें बताया था कि अगर हम बात करते हैं अभिकारकों की, तो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद।
लेकिन इनका जो मास होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो कि अगर ये जैसे कार्बन का मास यहाँ पर मान लेते हैं 50 किलोग्राम है, ओके, और अगर हमने देखा ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, सो वो 5 किलोग्राम है। सो ये आपस में मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा रहे हैं उसका मास कितना हो जाएगा, सो बेटा वो हो जाएगा 55 किलोग्राम। समझे कि नहीं समझे? सो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर होता है डन। ये है हमारे सामने हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। ये किस नियम के अनुकूल है? पदार्थ की अनश्वरता का नियम, अनश्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, सो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर इनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है। तो ये द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 पहली बात तो आया कैसे, ये जानना जरूरी है, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 12 होता है। कार्बन के एटम कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 16 होता है, और इसके एटम कितने हैं? 2 है। तो 12 एकम 12 और 16 दूनी क्या होता है बेटा? 32। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4 तिया 12, 4 8 32, यानी 3:8 इसका ये निकल कर आ जाएगा। मतलब इनके द्रव्यमानों का अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 निकल कर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये अनुपात फिक्स्ड है, स्थिर है? किसने बताया हमें इसके बारे में? भैया स्थिर अनुपात के नियम ने बताया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ख होगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 26। भाई ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? आपको याद है हमने परमाणुकता, इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसी से थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चंस पढ़े थे, किए थे। अब आप सोचो, आपको तो पूरी लिस्ट याद करनी होगी। 1 परमाणु वाले अणु को जानना होगा, 2 परमाणुकता वाले, 3 परमाणुकता वाले, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपली एक क्या दे दिया है, एलिमेंट का नाम दे दिया है ऑक्सीजन को लेकर, कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है। सो भैया ऑक्सीजन जो हम बात करते हैं ये द्विपरमाणुकता में जाएगा, ये 1 परमाणुकता में जाएगा, चतुर्थ परमाणुकता में जाएगा, या फिर बेटा 5 परमाणुकता में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विपरमाणुकता, क्योंकि ये 2 परमाणु वाले अणुओं से मिलकर बना है। मतलब इनमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये द्विपरमाणुकता में के अंतर्गत जाएगा। सो ये था इसका करेक्ट आंसर। जितने भी MCQs हैं आराम से इसको सॉल्व करते चलो, समझते चलो, ऐसे ही आंसर देते चलो। पर ये कब कर सकोगे? जब आपके पास चीजें पहले से ही क्या होंगी, पता होंगी। जब आपको चीजें बेटा पहले से ही क्या होंगी, क्लियर होंगी। पता चला आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं और हम लगे पड़े हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन लगाने में, और फिर मुझे कमेंट करेगी मैम हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा, मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस ये हमें नहीं करना है। तो चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इनमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जिसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर का है। ओके। अब आते हैं किसी तत्व की संयोजकता वैलेंसी के बारे में बेटा। तो वैलेंसी अगर हम किसी एलिमेंट की लेते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी की बात आती है ना बेटा, तो पहला ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है? उसकी यौगिक करने की क्षमता है हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। और फिर बात आती है उपर्युक्त सभी। सो वैलेंसी मैं आपको बताऊं ना, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर, तो कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, कहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर कम है तो भैया किसी से ले लो, और ज्यादा है तो फिर दान कर लो। समझ रहे हो? अच्छा, बहुत कम है तो पूरे दान कर दो। जैसे बात समझना, मान लीजिए कि कोई ऐसा एलिमेंट है जहां पर उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम है और उसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ रहा है, तो वो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, थोड़ी मात्रा में रिसीव करना है, तो वो गेन कर लेगा। तो ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ही उसकी वैलेंसी जो है वो डिसाइड होती है।
तो ओवरऑल देखें तो इसके तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? भाई दो परमाणुक वाला अणु यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर फास्फोरस है। सिंपली फास्फोरस ही होगा, क्योंकि क्लोरीन दो परमाणु वाला अणु है, नाइट्रोजन दो परमाणु वाला अणु है, और हाइड्रोजन की भी अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं, लेकिन फास्फोरस नहीं कहलाता है। सो सिंपली इसका करेक्ट आंसर घ होगा। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वह सूक्ष्मतम कण की बात चल रही है, फ्री पार्टिकल्स की बात चल रही है। फ्री भी नहीं बोलेंगे, स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो मुक्त रूप में रह ही नहीं सकता है और किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में लेकिन वो भाग लेता है। तो बताओ उसे क्या बोलोगे आप? अणु बोलोगे, उसे नाभिक बोलोगे, उसे परमाणु बोलोगे, या फिर पिंड बोलोगे? ऑब्वियसली क्या बोलेंगे भैया? उसे हम एटम ही बोलेंगे। और एटम किससे मिलकर बने होते हैं? इसी में इलेक्ट्रॉन, इसी में प्रोटॉन, और बेटा इसी में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है या जो आवेश होता है या इस पे जो आयन होता है वो कैसा होता है? ऋणायन। समझ रहे हो? मतलब इनके ऊपर भी हम क्या बोलेंगे? चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, है ना। जैसे इन पर आवेश कौन सा है ना, ऋणायन भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इन पे आवेश कौन सा है, तो ये ऋणावेश है। इन पे कौन सा है, तो ये धनावेश है। और इस पर किसी तरह का कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है, और ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? सो अगर हम बात करते हैं पानी का एक मॉलिक्यूल, बेटा अगर हम बात करते हैं पानी के एक मॉलिक्यूल को लेकर, सो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। हाइड्रोजन की बात करें सो भैया इसका एटॉमिक मास 1 होता है और उसके 2 यहाँ पर क्या है? एटम है। 16 ऑक्सीजन का होता है और इसका 1 एटम है। तो ये 2 और 16 के रेशो में क्या होगा? डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 8 जा क्या होता है? 16, यानी 1:8 इसका क्या आ जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा। 1:8 ही इसका क्या होगा बेटा? सही आंसर होगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर होता है ये फिनिश। सो टोटल मैंने आपको बता दिए हैं 30 क्वेश्चंस। जल्दी से मुझे बताइए कि 30 में से 30 नंबर कितने बच्चों के आए? जल्दी से आंसर देके बताइए कि 30 आउट ऑफ 30 कितने बच्चों के आए हैं। और उम्मीद तो यही है कि बहुत सारे बच्चों के आए होंगे। अगर आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसी के साथ एक और सजेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि अगर कम मार्क्स आए होंगे तो प्लीज़ जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है, तो उसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से YT पर आप हमारे सेशंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक के आपको लिंक नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जिसमें हम CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।